आपके पास दो लाइन है, एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो सपोज कर लो ये लाइन है, ये दो लाइन है, और इसके पैरेलल वेक्टर सपोज कर लो बी है, और इसके पैरेलल वेक्टर सपोज कर लो डी है, और ये पास होता है पॉइंट ए जिसका वेक्टर ए है, और ये पास होता है, एक मिनट, ए1 कह दो, और ये पॉइंट बी जिसका वेक्टर ए2, ठीक है या? तो ठीक है। सो पहली लाइन की इक्वेशन आ गई, वेक्टर आर इक्वल्स को ए ही कहो यार, ए1 ए कहो, और इसको फिर बी, इसको ए कह दो, इसको सी कह दो, या इसको बी पॉइंट वाले वेक्टर को सी कह दो, भी बना दो खुद। अब आप देखो, तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन आएगी, किस पॉइंट से पास हो रहा है, ए से पास हो रहा है, तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर सी। सेकंड लाइन की इक्वेशन आएगी, वेक्टर बी जिससे पास हो रहा है प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर डी। अब मैंने बताया था कि जो एंगल इन दो वेक्टर के बीच का होगा, वही एंगल इन दोनों लाइन के बीच का भी होगा। तो एंगल बिटवीन लाइन एंड एंगल बिटवीन वेक्टर विल बी सेम। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन वेक्टर का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, cos थीटा वेक्टर सी डॉट डी, तो सी कर रहा है वो b1 b2, अच्छा रैंडम, अपॉन मॉड ऑफ सी इंटू मॉड ऑफ डी, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला, लेकिन क्योंकि आप एंगल बिटवीन जब लाइन निकालते हो तो लाइन के बीच का एंगल हमेशा एक्यूट निकालेंगे, ठीक है। तो इस पूरे रिजल्ट को आप मॉड में ले सकते हैं। अब मान लो वेक्टर सी बराबर है a1i प्लस b1j प्लस c1 के, और वेक्टर डी बराबर है मान लीजिए a2i प्लस b2j प्लस c2 के। तो cos थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा a1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ सिग्मा a2 स्क्वायर। ये cos थीटा का फॉर्मूला बनता है, ठीक। तो क्लियरली अगर लाइन परपेंडिकुलर होगी, अगर लाइन परपेंडिकुलर होगी तो उस केस में थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा 90 डिग्री हुआ और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे थीटा की जगह इस आप 90 पुट कर देंगे तो, और cos 90 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। तो कंडीशन बन जाएगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0, और लाइन पैरेलल होगी तब क्या होगा, तो एंगल 0 होगा। और उस केस में क्या होगा, इनका जो कोफिशिएंट का रेशियो होगा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ठीक है, क्लियर। ये बेसिक रिजल्ट है, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी को मालूम है। अब कभी कभी क्या होता है, हम यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू, अच्छा अगर मान लीजिए ये मैं यूनिट वेक्टर में दे देता हूँ, कभी कभी क्या करते हैं हम ऐसा दे देते हैं कि सब cos थीटा क्या है, हम ऐसा लिखते हैं कि cos थीटा है t कैप डॉट d कैप। अब यूनिट वेक्टर आ गया, तो यूनिट वेक्टर के आईजे की कोएफिशिएंट क्या होते हैं, ये तो डीसीज होते हैं। तो सी कैप यहाँ पे हो जाएगा l1i प्लस m1j प्लस n1k, अगर यूनिट वेक्टर में लिखा है तो डी कैप हो जाएगा l2i प्लस m2j प्लस n2k। अब अगर आप cos थीटा निकालोगे तो cos थीटा यहाँ पे हो जाएगा l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2, और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हो जाएगा फिर l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखोगे तो ये आपके पास बन जाएगा l1 अपॉन l2 इक्वल टू m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू m1। कभी कभी क्या होता है, ठीक है, अगर कियास में है तो ऐसा ये रिजल्ट है, और डीसीज में है तो ये रिजल्ट है। बेसिकली वो तो डॉट प्रोडक्ट ही बनना है। कभी कभी क्या होता है, हम इसमें साइन थीटा की वैल्यू आपसे पूछते हैं। साइन थीटा होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और इसको लिख दे रहा हूं अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू ये रिप्लेस कर रहा हूं, हो जाएगा l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 का होल स्क्वायर, 1 है ना इस, और मैं जानता हूं ये l1 m1 n1 क्या है, डीसीज है, और आप जानते हो कि डीसीज के स्क्वायर का सम
बीसीज के स्क्वायर का सम क्या होता है बेटा? हमेशा 1 होता है। तो इस 1 को आप लिख दो 1 into 1 और एक को लिख दो L1 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर और दूसरे को लिख दो L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये आपका डॉट प्रोडक्ट है, ये मॉड है और ये मॉड बी है। तो अंडर रूट ऑफ मॉड ए मॉड बी माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ये आपकी लेग्रांजेस आइडेंटिटी हो गई। तो लेग्रांजेस आइडेंटिटी से ये बन जाएगी, ये आपने पढ़ा होगा ना कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ये अपन ने प्रूफ किया था। दिस इज लेग्रांजेस आइडेंटिटी इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो आप चाहो तो डिटरमिनेंट में ऐसा लिख सकते थे, डिटरमिनेंट में लिख दो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट ए डॉट बी डॉट ए डॉट ये हो गया। तो ये देखिए बिल्कुल वैसे ही आ गया, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ सी का स्क्वायर मॉड ऑफ डी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी सी डॉट डी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास सी क्रॉस डी का होल स्क्वायर। तो ये पूरी क्वांटिटी बन जाएगी अंडर रूट ऑफ, जैसे मैं क्रॉस करूंगा तो डिटरमिनेंट लगेगा आई जे के L1 M1 N1 N2 M2 M2। तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, नोट कर लो। क्रॉस में तो ये लगेगा ना, आई जे के L1 M1 N1 L2 M2 N2 लगेगा। अब डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, क्या आएगा, आई इंटू M1 N2 माइनस M2 N1 प्लस सॉरी माइनस जे इंटू N1 N2 हो जाएगा सिग्मा सिग्मा M1 N2 माइनस M2 N1 का होल मॉड लेना है ना उसका, इसके मॉड का स्क्वायर, तो पहले ए क्रॉस बी निकालोगे और जैसे ही मॉड लोगे तो आईजे की कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम करोगे और रूट करोगे। ये है लैग्रांजेस आइडेंटिटी एलआई। नोट डाउन कर लिया? तो सिंपल फॉर्मूला क्या याद रखना है कि दो लाइन के बीच में अगर अपने को एंगल निकालना है तो उनके जो वेक्टर होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट कर लो, उनके वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लो बाय cos थीटा ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ tan टू मॉड ऑफ बी, वो लगा लीजिए। उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो वो हो जाएगा उसके डी के प्रोडक्ट का सम। अगर डीसी हो जाएंगे तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 M2। बस ये ध्यान रखना पैरेलल परपेंडिकुलर में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं। पैरेलल में ध्यान रखना रेशियो इक्वल होने चाहिए डी को डीसी के। साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होती है अंडर रूट ऑफ सिग्मा M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस लैग्रांजेस आइडेंटिटी से मिलती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are DCs of two perpendicular lines। ये दो परपेंडिकुलर लाइन के डीसीज हैं। ठीक है, देन शो दैट DCs of line perpendicular to both the given line is M1 N2 minus M2 N1 comma N1 L2 minus N2 L1 comma L1 M2 minus L2 L1। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है समझिए। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन सोचा? देखो क्वेश्चन में हमने ये कहा है कि ये दो लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये सपोज कर लो दो लाइन है जो आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, और अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो डीसीएस के प्रोडक्ट का सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 जीरो। अब मुझे ये ब्लैक वाला जो है ना, ये देखो मैं थोड़ा सा टेढ़ा बता रहा हूँ। ये मुझे ब्लैक वाला ये जो इस पे परपेंडिकुलर, इन दोनों पे परपेंडिकुलर ब्लैक, इससे डीसी निकाल। दिस इज द क्वेश्चन। समझ में आया? ये दो लाइन परपेंडिकुलर दी हुई है, आपको ये ब्लैक पेन की तरफ जो लाइन अप्लाई हो रही है जो इन दोनों पे ही परपेंडिकुलर है उसके डीसी निकाल।
तो अब मैं इसको ऐसा कहता हूं कि सपोज कर लो कि आपके पास ये दो परपेंडिकुलर लाइन है, थोड़ा सा उसको अपन को टेढ़ा दिखाना पड़ेगा। ये दो परपेंडिकुलर लाइन है जो कि आपस में परपेंडिकुलर है। मान लीजिए ओ ए एंड ओ बी है और इनके डिसीज हैं L1 M1 N1 और L2 M2 N2। और एक तीसरी लाइन है जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। सपोज कर लो तीसरी लाइन ऐसी है, तो ये अब दिखेगी नहीं यार, दोनों पे परपेंडिकुलर है। किसी एक पे दिखेगी, ध्यान रखना। तो पैसा दिखा, तो तीसरी लाइन जो है ये इस पे भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर है। तो तीसरी लाइन मान लो ये ओसी है जो इन दोनों पे ही परपेंडिकुलर है। अब आपसे कहा गया है जो ओसी है इसके डीसी निकालना। सपोज कर लीजिए ओसी के डीसीज है L M N। ठीक, अब क्या कंडीशन होगी? अब ध्यान दो, ओ ए और ओ बी परपेंडिकुलर है, तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो डीसी के बीच में ये रिलेशन है। फिर ओसी और ओबी भी परपेंडिकुलर है तो फिर ये रिलेशन लगेगा। फिर ओसी और ओए भी परपेंडिकुलर है, फिर ये रिलेशन लगेगा। फिर सोचो कैसे निकालोगे एलिमेंट। वो पहला कंडीशन क्या है कि ओए और ओबी परपेंडिकुलर है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वहां से लगा लीजिए। ये डीसीज के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। फिर ओ ए और ओसी परपेंडिकुलर है, वहां से रिलेशन मिलेगा। फिर ओबी एंड ओसी परपेंडिकुलर है, वहां से रिलेशन मिलेगा। ऐसा ही होगा ना? क्या होगा देखो ध्यान से, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओबी, देयरफॉर पहला रिलेशन मिल जाएगा कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू रिलेशन नंबर 1। फिर हमने कहा OC इज परपेंडिकुलर टू OA, यहां से रिलेशन मिलेगा L L1 प्लस M M1 प्लस N N1 इक्वल टू 0 रिलेशन नंबर 2। फिर हमने कहा OC इज परपेंडिकुलर टू OB, ये OC OB पे भी परपेंडिकुलर है। फिर यहाँ पे रिलेट ये दोनों परपेंडिकुलर है, यहाँ पे रेट मिला L L2 प्लस M M2 प्लस N N2 0 रिलेशन नंबर 3। इसको वेक्टर वाइज आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? L M N की वैल्यू निकालनी है। अगर L M N की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर देता हूं। L अपॉन क्या मिलेगा? L को छोड़ दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो M1 N2 माइनस M2 N1, M1 N2 माइनस M2 N1। M अपॉन क्या मिलेगा? n को छोड़ दो, उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो n1 l2 माइनस n2 l1, n1 l2 माइनस n2 l1। और n अपॉन क्या मिलेगा? n को छोड़ देता हूं तो जाएगा l1 m2 माइनस l2 m1, l1 l2 माइनस l2 m1। हो गया आंसर, ठीक है ना? यही तो पूछा है, एलिमेंट डीसीज होंगे। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिसलेनियस का क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी मिसलेनियस। ये एंगल बिटवीन लाइन के ऊपर कुछ क्वेश्चन जो है ना मिसलेनियस एक्सरसाइज में एग्जांपल दिए और एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, स्टार्टिंग में नहीं दिया उसने। ये बहुत कलाकारी करते हुए एक ना एक क्वेश्चन डाल देते हैं, अगर एग्जांपल में दो क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये जो रिजल्ट आया है वो तो वही है जो हमने पूछा आपसे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये क्वांटिटी रेशियो में आ गई, और तीन क्वांटिटी का रेशियो अगर इक्वल है तो वो किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो एक्चुअल में भले ये एलिमेंट डीसी लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि एलिमेंट डीसी ऊपर है, लेकिन क्योंकि ये रिजल्ट रेशियोज वाले में आ गया, रेशियो के फॉर्म में रिजल्ट आ रहा है, इसीलिए ये भले डीसीज रिप्रेजेंट कर रहा हो, लेकिन नीचे वाली क्वांटिटी डीसीज होंगी, इसकी गारंटी नहीं है। नीचे वाली क्वांटिटी डीसीज होंगी, इसकी गारंटी नहीं है। ये डीसीज कब होंगी? जब इनके स्क्वायर का सम 1 होगा। डिनोमिनेटर आपका डीसीज कब होगा? जब इनके स्क्वायर का सम 1 होगा। तो हम करते क्या है, हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, दिस रेशियो इक्वल टू दिस रेशियो इक्वल टू दिस रेशियो, दिस इक्वल टू बाय रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऑफ अलजेब्रा। बताया था ना, ए अपॉन बी अगर इक्वल टू सी अपॉन डी होगा तो दैट कैन बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना फॉर्मूला रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। हाँ, जगह दिख रही है? नहीं दिख रही है, ऊपर भी नहीं दिख रही है। तो यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, देखो आपसे। फॉर्मूला है कि ए अपॉन बी
अगर c अपॉन d के बराबर है तो वी कैन से a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दिस इज आल्सो इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d होगा तो ये इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा कि ये इक्वल टू होता है ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। ये तो यूज किया ही होगा मेरे ख्याल से। लेकिन ये इसके भी इक्वल होगा। जैसा काम ए और सी के साथ करोगे वैसा ही बी और डी के साथ कर दो। ये अगेन इक्वल होगा ना। अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान रखना है, प्रॉब्लम और है। यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1 है। यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, 2। वो डिग्री को बैलेंस करने के लिए अंडर रूट डाल दो, अब ये इक्वल हो गया। अब मान लो a इंटू सी कर दिया, तो a इंटू सी करके डिग्री बढ़ गई, बैलेंस करने के लिए रूट डाल दो। b इंटू डी, ये सब आपस में इक्वल होंगे। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अगर a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू e अपॉन f है, so this whole quantity will be equal to अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो सर स्क्वायर क्या यूज किया? अरे भाई एलिमेंट डिसीज है ना, तो स्क्वायर का समान होता है। तो भाई जिसको रिजल्ट मालूम उसी हिसाब से काम करूंगा। तो दिस विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस, शॉर्ट में लिख दूं, सिग्मा m1 n2 माइनस m2 n1 का होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी इक्वल टू चल रहा है, इसी को सॉल्व करो, ये एज इट इज है लेफ्ट हैंड साइड में। दिस इज इक्वल टू, अब एलिमेंट क्या है, डीसीज है। एलिमेंट डीसी दिया हुआ ना, एलिमेंट डीसी हमने सपोज किया स्लाइड के। और अगर ये डीसी है तो इनके स्क्वायर का सब कितना होगा, 1 होगा। तो हो गया अंडर रूट ऑफ 1। और नीचे आया सिग्मा m1 इनटू माइनस m2 n1 का होल स्क्वायर। और ये भाई थोड़ी देर पहले कराया, ध्यान से देखिए, ये है sin थीटा। लास्ट रिजल्ट यही है। सो दिस इज sin थीटा। नाउ ये थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा उन दो लाइन के बीच का एंगल है जिसके डीसी है L1 m1 n1 और L2 m2 n2। तो लाइन जिसके दिस इज L1 M1 N1 और L2 M2 N2 है, उसके बीच का एंगल कितना हो गया, वो है 90 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन sin 90। एंड व्हाट इज sin 90? sin 90 इज 1। सो दिस इज इक्वल, अब मैं कह सकता हूं दिस होल रेशियो L अपॉन M1 N2 माइनस M2 N1 इज इक्वल टू M अपॉन N1 L2 माइनस N2 L1 इज इक्वल टू n अपॉन L1 M2 माइनस L2 M1 इज इक्वल टू 1। अब ये रेशियो एक कोई कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए था, उसकी वैल्यू हमने क्या निकाल ली, 1 निकाल ली। अब इसको क्रॉस कर लीजिए 1 से, पहले और 1 को इक्वेट करिए, तो L की वैल्यू क्या आ गई, तो L की वैल्यू हो गई M1 N2 माइनस M2 N1। M की वैल्यू क्या हो गई, N1 N2 माइनस N2 L1। N की वैल्यू क्या हो गई, L1 M2 माइनस L2। ये होगा डिसीज। ये आपका एनसीईआरटी का ही मिसलेनियस का आई थिंक सेकंड क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर बेसिकली ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि दिस क्वांटिटी इज एक्चुअली इक्वल टू sin थीटा। इसको यूज करोगे तो ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। गलती क्या हो रही है, बच्चा जैसे ही वो एल के नीचे ये रिजल्ट देखता है, वो बिल्कुल बोलता सर हो गया काम खत्म हो गया। जी नहीं, खत्म नहीं हुआ है, अभी तो क्वेश्चन चालू हुआ है। क्योंकि एलिमेंट भले डीसी आपने क्लेम किए, लेकिन आपको रिजल्ट रेशियो में आ गया, तो अब ये डीसी होगा उसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है डीआर हो, एलिमेंट मान लेने से वो डीसी मिलेगा ऐसा नहीं है। जो एलिमेंट की वैल्यू मिलेगी उसके स्क्वायर का सब 1 होना चाहिए तब वो डीसी। हम केवल मान लें कि सब एलिमेंट है इसलिए वो डीसी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नोट डाउन कर लो जल्दी, जल्दी का जल्दी लिख लो। फिर से मैं समझा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन हमने कहा है कि if L1 M1 N1 L2 M2 N2 are DCs of two perpendicular lines, then show that the DCs of line perpendicular to both given line is this। तो हमने क्वेश्चन में कहा कि OA और OB दो परपेंडिकुलर लाइन है जिनके डीसीज है L1 L1 M1 N1 और L2 M2 N2। अब हमें उस लाइन के डीसी निकालना है जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि ये दो लाइन परपेंडिकुलर है और मुझे उस लाइन के डीसी निकालना जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो मुझे ये पेन की डायरेक्शन में डीसी निकालना है जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। आप इसको ऐसा देखोगे तो क्लियर दिख रहा होगा।
ये वाला मुझे निकालना है, ठीक है ना। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, तो मुझे ओसी एक मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, जो कि मैं क्लेम कर रहा हूँ ओबी और ओए दोनों पे परपेंडिकुलर, और मेरा एम है ओसी के डीसीज निकालना। ओसी के डीसी मैंने सपोज किए एल एम एन। क्या दिया हुआ है, दो लाइन परपेंडिकुलर है, हम जानते हैं परपेंडिकुलर है तो उनके डीसीज के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो पहला केस बन गया L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। फिर OC परपेंडिकुलर टू OA है, तो L L1 प्लस M M1 प्लस N N1 0। फिर OC परपेंडिकुलर टू OB है, तो L L2 प्लस M M2 प्लस N N2 0। हमें निकालनी वैल्यू इसकी L11 की। अब देखो दो इक्वेशन मिल गई 2 और 3 जिसमें L11 आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दिया, तो L अपॉन L को छोड़ा, M1 N2 माइनस M2 N1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से LMN की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद ये मत कहना कि साहब LMN की जो वैल्यू आ गई है यही डीसीज है, नहीं। LMN भले डीसीज है, लेकिन क्योंकि इसकी वैल्यू रेशियो में आ गई है, इसीलिए डीसीज होंगे उसकी गारंटी नहीं है। डीसीज कब होंगे, जब इनके डिनोमिनेटर के वैल्यू का स्क्वायर का सम होगा। तो उसके लिए हमने रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया कि अगर a बाय b इक्वल टू c बाय d होता है, तो हम नॉर्मली लिखते थे कि दिस इज इक्वल टू a प्लस c अपॉन b प्लस d। तो ये अगर ऐसा इस रेशियो, ये रेशियो इसके भी रेशियो के इक्वल होगा, ऐसा तो पढ़ा है ना अपन ने। दिस इज आल्सो इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। यहाँ पे होगी स्क्वायर करने पे डिग्री बढ़ गई, इसलिए रूट ले लिया, क्योंकि यहाँ डिग्री 1 थी तो यहाँ भी टोटल डिग्री 1 चाहिए थी। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज किया कि अगर a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d इक्वल टू e अपॉन f है, दिस विल बी आल्सो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस न्यूमरेटर के स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के स्क्वायर का। और डिनोमिनेटर के स्क्वायर का सम को मैंने शॉर्ट में सिग्मा के फॉर्म में लिख दिया। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रूफ कराया था कि दिस इज नथिंग बट sin थीटा। ये जो वैल्यू है ये आपकी sin थीटा की वैल्यू थी। व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन लाइन whose DCs are L1 M1 N1 and L2 M2 N2। उनके बीच का तो एंगल 90 डिग्री है, तो sin 90 हो गया तो 1 हो गया। क्योंकि ये पूरी वैल्यू ही 1 आ गई, तो ये रेशियो इक्वल टू दिस रेशियो इक्वल टू दिस रेशियो इक्वल टू कितनी आ गई 1। ये इक्वल टू के बाद का कैलकुलेशन चला है, ठीक है। अब इसको इसको इक्वेट कर दो, फर्स्ट और लास्ट, इसको और 1 को इक्वेट कर लो, L की वैल्यू आ गई, M की वैल्यू आ गई, N की वैल्यू आ गई, ये आपका डीसी